हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रोहित तिवारी है और आज के इस सेशन में हम पॉलिटिकल साइंस सिविल सर्विस एग्जाम 2022 के पेपर 1 का सेक्शन ए डिस्कस करने जा रहे हैं। हम इस सेशन में हम पूरा पेपर जो है इस हिसाब से डिस्कस करेंगे ताकि हमें समझने की कोशिश करेंगे क्या नेचर रहा है, क्या अप्रोच रहनी चाहिए एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट की, क्या क्या सोर्सेज इस्तेमाल करना चाहिए और ये देखना होगा कि क्या इस बार का पेपर पुराने साल के कंपैरिजन में कुछ डिफरेंट है, अगर है तो किस तरह है, नहीं है तो किस तरह नहीं है। तो अब हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स आया है सिस्टम अप्रोचेस के ऊपर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको ये पता होगा कि ये हमारे सिलेबस की यूनिट 1 का टॉपिक है। यूजुअली ये जो टॉपिक है वो सेक्शन बी में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में ज्यादा इसका मतलब देखा गया है। पहली बार इस तरह का क्वेश्चन पेपर 1 में आया हुआ है। एनीवेज, बट अगर ये आया है तो हमको इसको अप्रोच तो करनी होगी और ये देखते हैं कैसे। तो पहली बात, तो चूंकि ये 10 नंबर का क्वेश्चन 150 नंबर का, तो इसमें हमें बहुत पूरी कोशिश करनी पड़ेगी कि हम कितना प्रिसाइज और कितना क्रिस्प या कितना ब्रीफ इसमें हम रहते हैं। तो यूजुअली सबसे पहले तो आपको बतानी है कि व्हाट आर द, इंट्रोडक्शन में आपको बताना है कि मॉडर्न अप्रोचेस ऑफ स्टडीइंग पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, ये आपका इंट्रोडक्शन हुआ। फिर आपको इसमें बताना है कि मॉडर्न में सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, बिहेवियरल। और फिर बिहेवियरल जो मूवमेंट है उसका एक बेसिक डिटेल आपको देना है, किस प्रकार से शुरू हुआ, और फिर आपको इंट्रोड्यूस करना है इसमें हमारे डेविड ईस्टन जी को। और फिर थर्ड जो आपका पैराग्राफ होगा उससे आपको स्टार्ट करना है सिस्टम अप्रोच। और जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोगों ने अपने नोट्स में पढ़ा होगा, अपनी बुक्स में पढ़ा होगा कि सिस्टम अप्रोच में आपको एक डायग्राम बनाना होता है। इसमें आपको कुछ इनपुट्स हैं और आउटपुट्स। तो ये हमारा मेन, हमने क्वेश्चन को अप्रिशिएट किया। अब चूंकि क्वेश्चन को कंप्लीट करना है तो उसके लिए हमको अब इसके क्या बताना है, क्रिटिसिज्म बताना है। तो क्रिटिसिज्म आपको पता है कि जो मॉडर्न अप्रोच के जो मेन क्रिटिसिज्म है वो ऑलमोस्ट सेम है, जैसे कि एक्सेसिव एम्फेसिस ऑन फैक्ट्स, बहुत ज्यादा फैक्ट्स हैं। दूसरा, इट फेल टू एनालाइज द इमर्जिंग फेनोमेना, जो हमें देखते हैं 1960 70s में हम देखते हैं कि ब्लैक राइट मूवमेंट, सिविल राइट मूवमेंट, इस तरह के मूवमेंट अमेरिकन सोसाइटी में हो रहे थे, जिसको ये सिस्टम अप्रोच या डेविड ईस्टन का बिहेवियरल मॉडल इन जनरल, सिस्टम अप्रोच इन पर्टिकुलर, उसको समझाने में फेल हो गया था। तो इस तरह से आपको ये जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लेना है। तो फ्रेंड्स चलिए हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है कल्चरल रिलेटिविज्म। तो फ्रेंड्स आपको ये बात जान के आश्चर्य होगी कि यूजुअली ये पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में नहीं है, डायरेक्टली नहीं है, पर इनडायरेक्टली फर्स्ट या सेकंड ऑर्डर में हम देख सकते हैं कहीं ना कहीं निकलता है। तो बेसिकली फ्रेंड्स ये जो है एंथ्रोपोलॉजी या सोशियोलॉजी का क्वेश्चन है। अब चूंकि ये क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन, यानी कि शुरू के जो 5 क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। बट इसमें आप ये देखना होगा कि जब हमने मल्टीकल्चरलिज्म पढ़ा होगा, मल्टीकल्चरलिज्म हम पढ़ते हैं, तो उसमें हमको ये वर्ड, आपको, आप सभी ने सुना तो होगा या बेसिक आइडिया होगा, तो बस हमारे पास हमारे नोट्स में, हमारे कंटेंट में, बुक्स में इसके बारे में इतना ही दिया हुआ है। बट चूंकि अब हमको इसके बारे में एक्स्ट्रा जानना है, तो व्हाट एक्स्ट्रा वी शुड नो अबाउट इट। तो पहली बात हमको ये देखना पड़ेगा कि कल्चरल रिलेटिविज्म होता क्या है। तो कल्चरल रिलेटिविज्म इज द अपोजिट ऑफ एथनोसेंट्रिज्म। एथनोसेंट्रिज्म, अब एथनोसेंट्रिज्म का मतलब ये होता है कि जब हम अपने एथनिसिटी या पर्टिकुलर हमारा कल्चर है उसको हम क्या मानते हैं, उसको सुप्रीम मानते हैं, और अपने पर्सपेक्टिव से हम क्या देखते हैं, दूसरों के कल्चर को क्या करते हैं, हम जज करते हैं। तो वैसे आपको देखा होगा कि अभी भी आप वेस्टर्न सोसाइटी में इंडिया को क्या कहा जाता है, इंडिया इज द कंट्री ऑफ केओस।
या इंडिया इज कंट्री ऑफ स्नेक चार्मर्स। तो ये क्या है, ये क्या दिखाता है कि वेस्ट का एथनोसेंट्रिज्म दिखाता है। अब नया कॉन्सेप्ट हम ये देखते हैं, ये सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में कॉन्सेप्ट आया हुआ है। मेलानोस्की और मार्गरेट मीड दो बहुत ही प्रोमिनेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट सोशियोलॉजिस्ट रहे हैं, जिन्होंने ह्यूमन सोसाइटी को एनालाइज किया है और उसको वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से या एकेडमिक पर्सपेक्टिव से नहीं, उनके पर्सपेक्टिव से उसको समझाने की कोशिश किया गया है। तो ये एक नया स्ट्रीम ऑफ थॉट है, नया स्कूल ऑफ थॉट है, उसको बोलते हैं कल्चरल रिलेटिविज्म, जहां पे आप किसी भी सोसाइटी या किसी भी कल्चर को या किसी भी ट्रेडिशन को अगर आप स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो वहां पे आप ये अज्यूम करते हैं कि यू आर द मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी, और फिर आप उसको अपने पुराने, अपना जो आपका जो थॉमस हॉब्स के शब्दों में कहें कि हमारा जो इंटरनल प्री डिस्पोजिशन होता है, उसको हम साइड करके उसको, उस कल्चर को, उस ट्रेडिशन को अपनाते हैं। तो ये प्रॉब्लम बेसिकली जो एथनोसेंट्रिज्म की प्रॉब्लम होती है, ये मल्टी कल्चर सोसाइटी में आती है, जहां पे हम देखते हैं कोई एक डोमिनेंट कल्चर होता है, बट और भी बहुत सारे सैटेलाइट कल्चर होते हैं जो कि अपनी एग्जिस्टेंस को क्या कराना चाहते हैं, अपनी एग्जिस्टेंस को बरकरार करना चाहते हैं, और इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो ये एक नया स्ट्रीम ऑफ थॉट है जो ये कहता है कि हर एक कल्चर, हर एक ट्रेडिशन अपने आप में क्या है, इट्स यूनिक इन इटसेल्फ। तो उसको समझने के लिए हमें जो अपना पुराना इंटरनल प्रीडिस्पोजिशन है उसको क्या करना है, साइड कर देना है, और उसको उसकी यूनिकनेस के हिसाब से देखना है, वो कैसे अपनी यूनिक आइडेंटिटी के साथ इवॉल्व हुआ है, उसका क्या यूनिक कैरेक्टर है उस सोसाइटी में, और बिना किसी वैल्यू जजमेंट को पास किए हुए। अब चूंकि ये पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है, आप सभी को पता है जीएस का क्वेश्चन नहीं, तो अब इसमें स्कॉलर्स को कहां से लाए। तो फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि अभी सेक्शन ए में हम देखेंगे तो बहुत सारे कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि हमने डायरेक्टली नहीं पढ़े, हमको इनडायरेक्टली उसमें देखना होता है। तो इसमें आप मल्टीकल्चरल के जितने भी स्कॉलर्स हैं, जैसे भीक्यू पारेख, विल किमलिका को आप कोट कर सकते हैं। और अगर आपने सोशियोलॉजी पढ़ी है या पेपर 1 में सोशियोलॉजी को थोड़ा डीप में पढ़ा है, तो आपको यहाँ पे मेलानोस्की और मार्गरेट मीड को भी कोट कर सकते हैं, उनके वर्क के बारे में हाईलाइट कर सकते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन एकेडमिक रहेगा, देन यू कैन सेफली एग्जिट। हम यहाँ पे वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि हम इसमें बेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये हमारा, हमने इसको उतना डिटेल में पढ़ा ही नहीं। जो हम जो रिसोर्सेज जो इस्तेमाल कर रहे हैं, यूजुअली जो हम प्रोमिनेंट टीचर्स के नोट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें आपको ये चीज उतनी डिटेल में नहीं मिलेगी। बट एनीवेज, पेपर में आया हुआ है, तो हम इस तरह क्वेश्चन को कैसे डील कर सकते हैं वो आपने फ्रेंड्स देखा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है रिवॉल्यूशन इन परमानेंस। रिवॉल्यूशन इन परमानेंस। तो फ्रेंड्स, अगेन मैं ये बताना चाहूंगी, जो सोर्सेज हम अपने स्टडी के लिए यूज कर रहे हैं उसमें डायरेक्टली आपको ये कॉन्सेप्ट, इस तरह का ये चीज आपको बहुत ही एकाध, मतलब एक कह सकते हैं कि बहुत ही माइनर आपको इसमें उसका यूज हमको या उसकी प्रेजेंस हमको देखने को मिलेगी। बट अगेन ये क्वेश्चन है अपने आप में एक 150 शब्द का क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, अब आप देखेंगे कि रिवॉल्यूशन अब आया है, क्वेश्चन में आ गया है। अब आपको ये पता नहीं चल रहा कि एग्जैक्टली है किस टॉपिक का। मुझे पता है क्योंकि मैं पोस्ट फैक्टर एनालिसिस कर रहा हूं, बट अगर आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो आपको ये पता कैसे चलेगा कि भाई किस टॉपिक का है। तो डेफिनेटली आप ये ध्यान देंगे कि हमारे पेपर 1 सेक्शन ए में 2 स्कॉलर्स हैं जिन्होंने रिवॉल्यूशन के बारे में कैटेगोरिकली बात की है। एक तो पहले हैं एरिस्टोटल जी, दूसरे हैं मार्क्स, और फिर प्रोमिनेंट मार्क्सिस्ट जितने भी आ गए। तो ये क्वेश्चन यूजुअली या तो एरिस्टोटल ने, तो ये अब चूंकि ये कोट है, आप देखेंगे इसमें कोटेशन दिया हुआ है, तो ये एरिस्टोटल ने तो नहीं कहा है, तो किसने कहा है? ये कहा है मार्क्स ने, और इसी बात को आगे बढ़ाया है किसने? लियोन ट्रॉट्स्की ने। अब ये ट्रॉट्स्की कौन है? तो ही वॉज अ प्रोमिनेंट रशियन सोशलिस्ट एंड ही वॉज अ फ्रेंड एंड कंपेनियन ऑफ व्लादिमीर लेनिन। अब चूंकि हमको इतनी इंफॉर्मेशन अब पता चल गई, तो हमको इसमें करना कैसे, हाउ शुड वी गो अबाउट इन दिस आंसर? तो अप्रोच शुड बी, हमको ये बताना है कि रिवॉल्यूशन जो है, इट्स अ वेरी प्रोमिनेंट एंड सेंट्रल थीम इन द पॉलिटिकल फिलॉसफी। वेरियस स्कॉलर्स, वेरियस थिंकर्स
such as Aristotle, Marx have and prominent Marxists have put forward or provided very developed and systematic analysis of revolution. अब रिवॉल्यूशन की तो बात कर ली, बट क्वेश्चन इज नॉट अबाउट रिवॉल्यूशन पर से, क्वेश्चन इज ऑल अबाउट रिवॉल्यूशन इन परमानेंस. तो अब हमको ये बताना है, अब हमको इसमें मार्क्स में आपने ध्यान दिया होगा कि मार्क्स डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की बात करते हैं. किसकी बात करते हैं? डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म. डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म क्या कहता है कि देयर आर टू क्लासेस, haves and have nots, and according to Marx, the entire history of human civilization, entire history of mankind is a struggle and conflict between haves and have nots. और फिर ये आपने कर दिया तो आपका ये जो इतना बताने में आपके 50 शब्द का इस्तेमाल हुआ, इतना बताने में आपके फर्दर 50 शब्द का इस्तेमाल हो. अब आप और क्या ऐड करेंगे? तो आप बताएंगे करंट सिनारियो. तो हमें देखते हैं किस प्रकार से आप देखेंगे. ऑक्सफैम का सर्वे है, 1%, 2% पीपल आर होल्डिंग द वेल्थ एज मच एज द मेजॉरिटी ऑफ इंडियन पीपल. इसके अलावा हमें देखते हैं कोविड-19 का पेंडेमिक क्राइसिस है, इसमें बहुत पॉवर्टी हुई. तो अभी भी हम ये देखते हैं कि ये जो द प्रॉब्लम ऑफ हैव नॉट्स have not vanished. So still revolution is relevant. Thereby it will not be incorrect to conclude that if a Marxist terminology as revolution in permanence is relevant. So this is how you can approach this question, and very well in 150 words you have mentioned everything well. तो फ्रेंड्स चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्वेश्चन है बेसिस ऑफ पावर. बेसिस ऑफ पावर. तो फ्रेंड्स ये हमारे सिलेबस की पावर वाली यूनिट का क्वेश्चन है, पर इसमें आपको ये बात अभी जानना जरूरी ये हो जाएगा कि हमने जो पढ़ा हुआ है पावर में, उसमें हमने पावर के बारे में सब कुछ पढ़ा है, बट बेसिस ऑफ पावर करके हमने कुछ खास इसमें नहीं पढ़ा है. अब सिचुएशन वही, क्वेश्चन हमारा वही आ जाता है कि हम रियल टाइम एग्जाम सिनारियो में अगर इस तरह कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसको कैसे हैंडल करेंगे. तो हमने पावर के बेसिस तो नहीं पढ़े, बट हमने पावर का क्या पढ़ा हुआ है? डायमेंशन पढ़ा हुआ है. और कितने डायमेंशन होते हैं पावर के? 3 डायमेंशन, A, B, C. ठीक है. अब ये पावर के जो 3 डायमेंशन है वो दिए किसने हैं? वो दिए हुए हैं स्टीवन ल्यूक्स ने, और उनकी बुक का नाम क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, और वो 1974 में उन्होंने लिखी थी. गेटिंग माय पॉइंट? तो इतना हमको पता है, तो वहां पे हमको क्या बताना है? चूंकि 10 मार्कर क्वेश्चन है तो स्ट्रेट अवे बिल्कुल हमको डायरेक्ट वी हैव टू जंप टू द क्वेश्चन, जंप ऑन टू द क्वेश्चन. और हमको बताना है कि स्टीवन लुक्स इन हिज बुक कॉन्सेप्ट ऑफ पावर इन 1974 हैज गिवन 3 dimension of the power, and you know the 3 dimension. What are the 3 dimension? You will get in your notes. Now to satisfy the question is not asking the dimension, question is asking basis of power. तो वो कैसे करेंगे? तो अगर हम देखेंगे तो हम रेवन नाम के एक मैनेजमेंट फिलोसोफर रह चुके हैं, उन्होंने पावर के 5 बेसिस बताए हुए हैं. लेजिटिमेट पावर, एक्सपर्ट पावर, कैरिस्मेटिक पावर, रिवॉर्ड पावर और कोर्सिव और पनिशमेंट पावर. तो लेजिटिमेट पावर क्या होता है? जब लेजिटिमेट पावर का मतलब होता है जब आप when you are exercising your power which has its basis in law, right? एक्सपर्ट पावर ये होता है कि जाहिर सी बात है कि जब क्लासरूम में होते हैं तो आपका नॉलेज नहीं होता, बट जो लेक्चर दे रहे हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर्स हैं, फैकल्टीज हैं, उनको पता होता है. वो अपना इन्फ्लुएंस आपके ऊपर एक्सरसाइज करते हैं, आपके थॉट्स को चेंज करते हुए अपने ओपिनियन बनाते हैं. करिश्मेटिक पावर तो कुछ ऐसी पर्सनालिटी होती है जैसे हिटलर, मुसोलिनी, इस प्रकार की पर्सनालिटी होती है जो कि करिश्मेटिक होती है और लोग उनको फॉलो करते हैं. रिवार्ड पावर, आप you can incentivize someone by rewards and then you can
influence his or her behavior and coercive power, punishment power. So that is it itself means what it says. So when you use power, when you use coercive, when you use punishment, so by punishment, so here you can use like Bentham, Foucault. So this is how you can deal with this answer. But again, these type of questions are really bouncers. These are questions which you cannot expect because you do not have that material. Now we will prepare. Since this question has been asked, so we will use it. We will add it to our inventory. But as a fresher, as a person who is actually writing the exams, this kind of questions are actual bouncer. But again, there you have to tactically deal with it, how you can use your information that you are aware, and how you have to create some portion of the answer to deal with that question. All right, friends. So let's see the next question, which is Locke's social contract. तो फाइनली 4 बाउंसर्स के बाद एक आसान क्वेश्चन आया है, Locke's social contract. So very easy question, and if you are not able to do it, then you have to revisit your preparation. You have to rethink whether you are doing justice with yourself. So simple, क्योंकि we are discussing it, so let's discuss. So Locke का interview देना है कि Locke is one of the prominent scholars of the tradition of social contract. Prominent scholar of the tradition of social contract. Second, he opposes or rejected the theory of divine right to rule of kings as prescribed by Robert Filmer in his book Patriarchy. So this is a very brief intro of the social contract. Now why? Because what is the brief background? Now what next? Next, A, B, C. So then you have to briefly describe the background. So you can you says that you can answer that as Lasky pointed out, every thinker is the child of his time. So does Locke is. He witnessed glorious revolution which influenced his views on human nature, state of nature, and social contract theory. Then straight away move on. Unlike Hobbes, he gave 2 contracts, first and second. With first, he created
civil society, and then with second contract he created government. Up now you have to briefly compare how Locke is different from Hobbes. So you can mention he did not advocated absolute individualism, as the government has limited powers only to protect life, liberty, and property, and government has no right to interfere in man's private affairs such as faith. So by doing so, if you have written all these points, so these are like important points, so your answer could be fair enough. It could fetch 4 to 5 or 6 marks, which is good to score in 10 marker question. Now friends, let's see the second question, which is a try of the question where you have to write a 20-mark question and then 2 15-mark question. As you know that you have to attempt minimum 1 from each section and total 3 trio in entire paper. So it's up to you how much the candidate whose answer sheets we are, the question paper we are having, he has chosen third question. But since we are discussing, we have to discuss entire. So let's read the second question. So it says that factors like community, culture, and nations weaken the hegemony of neoliberalism today. Now, the question is straightforward. That question, what the philosophy or the theme of the question says, that question आपसे ये मांग रहा है कि neoliberalism का criticism. क्यों neoliberalism? क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा मार्केट ओरिएंटेड है, बहुत ज्यादा कैपिटलिस्ट है और बहुत ज्यादा इंडिविजुअलिस्टिक है. तो जहां पे इंडिविजुअलिज्म बहुत ज्यादा आता है, तो अगर हम देखें कम्युनिटी या उसके कल्चर, और अगर हम नेशन स्टेट या नेशनलिज्म को अगर हम ज्यादा प्रमोट करते हैं, तो फिर वहां पे हमें देखते हैं कि हेगेमनी ऑफ किसी भी फिलॉसफी, बीट न्यू लिबरलिज्म, वो डैम्प होती है. तो ये बेसिक फिलॉसफी है. अब इसका चूंकि 20 मार्क का क्वेश्चन है, तो इसको अप्रोच कैसे करना होगा? तो इन माय ओपिनियन, तो सबसे पहले हमको ये एक इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमको बताना पड़ेगा कि व्हाट इज लिबरलिज्म. तो बेसिक आप लिबरलिज्म के बारे में बता दीजिए कि इट इज अ मेटा आइडियोलॉजी व्हिच टॉक्स अबाउट द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, rights of market, and how it has emerged in the modern times with the philosopher like Adam Smith, John Locke, and it has built over the tomb of feudalism, as how feudalism has declined and liberalism has emerged. So this is how you have liberal. Now after doing it, you have to classify, you have, if you can make a flow chart to show that there are classical liberalism, positive liberalism, and third, that is neoliberalism. Since it is a 20 marks question, as I said, आपको basically आपको पहले what is classical tradition, classical liberalism, फिर ब्रीफ में आपको बताना पड़ेगा पॉजिटिव लिबरलिज्म, फिर आपको थर्ड में न्यू लिबरलिज्म. अब न्यू लिबरलिज्म आ जाएगा, तब न्यू लिबरलिज्म के बारे में आपको बताना है किस प्रकार से न्यू लिबरलिज्म आया है. तो आपको यहाँ पे यू हैव टू ब्रीफली मेंशन वॉशिंगटन कंसेंसस एंड हाउ रोल बैक ऑफ वेलफेयर स्टेट टू रोल बैक. तो आप यहाँ देखते हैं मार्गरेट थैचर in England, Reaganomics in US, Ronald Reagan, how she has said that state is from cradle to grave. So this basic you have to mention. What is neoliberalism? Now
you have to criticize the neoliberalism, state what are the challenges, and mostly now these days, so these days means current, so you can say that how you can use current affairs. So recently COVID-19 pandemic, COVID-19 पैंडेमिक कारण क्या हुआ, जो मार्केट को हम कहते थे ना कि मार्केट सब कुछ कर सकता है, मार्केट ये कर सकता है, मार्केट वो कर सकता है, बट हम ये देखते हैं कि मार्केट फेल हो गया। मार्केट ना तो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा पाया लॉकडाउन में, ना मार्केट आप ये देखें हेल्थ प्रोवाइड करा पाया, ना मार्केट बेसिक न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराया। ये किसकी, इट कॉल्स फॉर द नीड ऑफ स्टेट इंटरवेंशन। तो हम ये देखते हैं स्टेट ने एम्प्लॉयमेंट के लिए स्कीम जैसे मनरेगा होगी और बहुत सारी स्कीम उसको पंप अप किया। हेल्थ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए हम देखते हैं, अभी आप देखें पिछले 2 साल में हम देखें इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ी मात्रा में डेवलप हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना, इस तरह की योजनाओं को पुशअप किया गया ताकि रूरल में जो वर्कर्स बड़े शहरों से मुंबई दिल्ली से आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश बिहार इत्यादि जगह जैसे जगहों में, तो उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराया जा सके। तो हमें देखते हैं कि जो नियोलिबरलिज्म का मॉडल था 1990s का, अमेरिका में वॉशिंगटन कंसेंसस और इंडिया में एलपीजी, तो इस लॉकडाउन ने कहीं ना कहीं हमें देखते हैं इसको चैलेंज किया। करंट अफेयर्स से आप जोड़ेंगे, जितना ज्यादा करंट अफेयर्स जोड़ेंगे उतना ज्यादा आपका आंसर अच्छा होगा। आप और भी ऐड कर सकते थे कोविड-19 के पहले आप एक 2008 की क्राइसिस, बट चूंकि 2008 की क्राइसिस फिर थॉमस पिकेटी वाली किताब, ये एक तरीके से दीज डेज नहीं है, बट फिर भी आप ऐड कर सकते हैं। बट अगर आपको इसमें ऐसे क्वेश्चंस में आपको करंट अफेयर्स, और हमें देखते हैं कि जब हम कोविड-19 पैंडेमिक देखते हैं और उसके लॉकडाउन देखते हैं और उसके इकोनॉमिक इफेक्ट देखते हैं, तो हमें देखते हैं कि मार्केट का जो रोल था, जो मार्केट को ग्लोरीफाई कर रहे थे न्यूलिबरल, उसको एक बहुत बड़ा झटका लगा। और फिर हम ये देखते हैं कि आज के डेट में हम इस बात पे यकीन करते हैं कि इन टफ टाइम्स स्टेट इंटरवेंशन बिकम नेसेसरी। तो आप कंक्लूजन में भी कुछ इस तरह का बोल वचन कर सकते हैं मिला जुला, तो आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सब चीजें डिस्कस करने के लिए आपके पास 4 पेज थे, 4 पेज में आप पूरे 4 पेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अगेन ज्यादा लिखना होता है, बट टाइम को भी बैलेंस करना होता है, क्योंकि आप देखेंगे पेपर बहुत बड़ा है और आपको इस सभी सेक्शन पे बराबर और सभी एस्पेक्ट में टाइम देना। बट एनीवेज इस क्वेश्चन को हम इस तरह से करेंगे, और ये काफी मतलब इसको टफ क्वेश्चन नहीं कहा जाता है, क्वेश्चन वाज प्रेडिक्टेबल एंड रिलेटिवली इजी। बट आप ये देखते हैं किस प्रकार से इसको आप कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 2B। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी है और उतना आसान नहीं है कि हम इसको बना सकें आसानी से रियल टाइम एग्जाम सिनेरियो में। जैसा कि मैंने बताया कि हम पोस्ट फैक्टो एनालिसिस कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे पास लिबर्टी है, सोचने की एक्सपीरियंस है। बट रियल लाइफ सिनारियो में अगर हम देखें तो ये जो क्वेश्चन है रिलेटिवली काफी टफ है, इसको आसानी से नहीं बनाया। बट अगेन अगर हम इस क्वेश्चन को 2 या 3 बार पढ़ते हैं और अगर हमारे पास और दूसरे आसान क्वेश्चंस के ऑप्शन नहीं होते, तो हम इसको डेफिनेटली, अगर हमारे पास मजबूरी बनती है तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। तो क्वेश्चन कहता है इक्वालिटी ऑफ स्टेट्स कॉज इक्वालिटी ऑफ पावर एंड इक्वालिटी ऑफ पावर इज लिबर्टी। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन घूम फिर के ये भले इक्वालिटी है, बट ये सोशल जस्टिस की बात कर रहा है। कैसे, चलिए हम देखते हैं कि इक्वालिटी ऑफ स्टेट्स मतलब, स्टेट का मतलब होता है प्रॉपर्टी। अगर सभी के पास प्रॉपर्टी होगी तो जाहिर सी बात है कि जो अर्स्टवाइल जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, जो लैंडलेस लेबर थे, अब उनके पास प्रॉपर्टी आ गई, तो क्या है उनके पास कुछ रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज हैं तो क्या है, इनकी इनकम है। और जब आदमी के पास इनकम होती है तो वो क्या बनता है, इन्फ्लुएंशियल हो जाता है। और जब व्यक्ति इन्फ्लुएंशियल होता है तो क्या कहता है, पावरफुल हो जाता है डेफिनेटली। अब जब पावर, और हम देखें कि समाज में जो सभी लोग के पास इक्वालिटी आएगी, सभी लोगों के पास पावर होगी, तो वो सही मायने में रियल लिबर्टी होगी। क्या होगी, रियल
लिबर्टी। और हम ये जानते हैं कि जो मार्क्सिस्ट लोग होते हैं वो लिबर्टी को क्या करते हैं, इट्स अ फॉल्स कॉन्शियस। लिबर्टी को क्या करते हैं, वो आउटराइटली रिजेक्ट करते हैं। उनके लिए लिबर्टी क्या है, उनके लिए लिबर्टी है जस्टिस। और जस्टिस कब होगा, जब सभी के पास इक्वल पावर होगा। और डेफिनेटली अब यहाँ पे जब हम इस क्वेश्चन को डायसेक्ट कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं धीरे धीरे दिख तो रहा है इक्वालिटी का, बट ये कहाँ ले जा रहा है, ये हमें मार्क्स की ओर ले जा रहा है, ये हमें मार्क्सिज्म सोशलिज्म की ओर ले जा रहा है। तो इसके लिए अगर इंडिया का एस्पेक्ट इसमें अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो आपको देखना पड़ेगा लैंड रिफॉर्म्स। तो किस प्रकार से लैंड रिफॉर्म्स हुए थे, लैंड रिफॉर्म में क्या हुआ था कि सबसे पहली बात हुई थी एबोलिशन ऑफ जमींदारी। तो जमींदार गांव में है नहीं, तो डेफिनेटली जमींदार और जितने भी गांव के किसान हैं, खेतीहर लोग हैं या टेनेंट्स हैं, वो सब क्या है, लीगली इक्वल हुए, पहला। दूसरा, लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग क्या हो गया, जो सरप्लस लैंड थी, पहली बात तो एक फैमिली को लिमिट कर दिया है कि एक पर्टिकुलर फैमिली इतनी एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ जमीन से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकती। अब किसी पर्टिकुलर फैमिली के पास उससे ज्यादा लैंड थी तो उसको क्या किया गया, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। तो अब देखें गांव में जो लैंडलेस थे वो क्या हो गए, लैंडेड हो गए। थर्ड, टीनेसी राइट्स। टीनेसी राइट का मतलब ये है कि आप किसी भी किसान को, आपके खेत में अगर आपने उसको किराए से या उसको सिकमी में, अधिया में, तीन कथिया सिस्टम में अगर आपने उसको क्या दिया है, तो उसको जमीन दी है खेती करने के लिए, तो आप अगले सीजन में उसको बेमाने तरीके से बिना किसी रीजन के उसको आप हटा नहीं सकते। और कहें तो अगर आप लैंड पार्सल है आपके पास तो उसमें आपके टेनेंट का एक पर्टिकुलर हिस्सा होगा। तो ये यहां से आपको, ये भले आपको दिख रहा हो कि इसमें लिबर्टी भी है, इसमें इक्वालिटी भी है, बट ये क्वेश्चन ये है सोशलिज्म का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इज ऑल अबाउट सोशलिज्म। तो आपको इस प्रकार से इसको अप्रोच करना है, आपको ये बताना है कि किस प्रकार से लिबर्टी क्या होती है, लिबर्टी का ट्रू सेंस अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट। अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट लिबर्टी इज कम्स सेकंड टू इक्वालिटी एंड जस्टिस। और कुल मिला के अगर हम देखें कि ये जो इसका समरी क्या है, ये सोशल जस्टिस है ना, एक तरीके से सोशल जस्टिस है। किस प्रकार सोशल जस्टिस है कि जो लोग लैंडलेस थे, जो लोग लैंडलेस थे, उनके पास क्या ऑप्शन था, उनके पास ऑप्शन था जिनके पास जमीन है उनके पास जाके उनकी मजदूरी करना है। और जब आप मजदूरी करते हैं आपकी डिग्निटी, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन सब खराब होती। अब अगर उनको इस प्रकार के राइट्स मिल रहे हैं, जमीन मिल रही है, प्रॉपर्टी मिल रही है, तो डेफिनेटली उनका इकोनॉमिक स्टेटस ऊपर होगा। अब वो एक मेयर हैव नॉट से क्या बन गए हैं, हैव नॉट से पहले वो क्या थे, हैव नॉट्स, अब वो क्या बन गए हैं, हैव्स। और यही तो है सोशलिज्म का ऑब्जेक्टिव, यही तो है कम्युनिज्म का ऑब्जेक्टिव, यही तो सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म का ऑब्जेक्टिव है फ्रेंड्स। तो आपने देखा किस प्रकार से इस क्वेश्चन को हैंडल किया जा सकता है। दो इट्स क्वेश्चन इज वेरी टफ, बट अगर हम इस क्वेश्चन को 2 या 3 बार ठंडे दिमाग से रीड करेंगे तो हमको मसाला मिल जाएगा, मटेरियल मिल जाएगा क्या हमको इसमें लिखना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि सी है। एंड दिस क्वेश्चन इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी डिनाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी एज द रूल ऑफ द पीपल। एल्यूसिडेट। तो क्वेश्चन भले लैंग्वेज उसकी घुमा फिरा के, बट पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, क्वेश्चन पूछ रहा है एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। अब ये थ्योरी दी किसने है, तो हम डेफिनेटली ये हमको पता है, हमने पढ़ा हुआ, ये दी है सीवी मैकफर्सन ने। सीवी मैकफर्सन ने क्या दी है, एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, 15 नंबर का है। तो सीवी मैकफर्सन की थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में आपको बताना पड़ेगा कि सीवी मैकफर्सन अपनी थ्योरी को 2 हेड्स में क्लासिफाई करते हैं, क्लासिकल और कंटेम्प्रेरी। क्लासिकल कौन सी है, प्रोटेक्टिव मॉडल जो कि जॉन लॉक बेंथम का है, और डेवलपमेंटल मॉडल जो कि जेएस मिल का है। या फ्लो चार्ट बनाएंगे, फ्लो चार्ट बनाने से आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे। उसके बाद फिर आप देखें कंटेम्प्रेरी में एलिटिस्ट एंड प्लूरलिस्ट जो कि रॉबर्ट दाहल ने दी हुई। एलिटिस्ट जो मॉडल है उसको शुम्पीटर ने दिया हुआ है। और यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है शुम्पीटर, दाहल, एनीवेज। तो हम
बेसिक इतना डिटेल देने के बाद हम सीधे आ जाएंगे अपनी, कहां से आ जाएंगे, हमारे कोर क्वेश्चन में, एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें आ जाएंगे एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। एलिटिस्ट थ्योरी डेमोक्रेसी डेफिनेटली आपको बताना होगा, तो इसमें आप कहाँ इसमें आपने जो पावर में जो आपने पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ा हुआ है कॉन्सेप्ट पावर एलिट्स, ओलिगार्की, ठीक है, उसमें आपने पढ़ा होगा रॉबर्ट मिशेल्स, ये पावर एलिट किसने कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, रॉबर्ट मिशेल्स और सी राइट मिल्स। डेफिनेटली अब पावर एलिट्स कौन हो जाते हैं, पावर कॉन्सेप्ट यहां यूज कर सकते हैं, पावर होल्डिंग इंपॉर्टेंट पोजीशंस इन की इंस्टीट्यूशन, ठीक है। आप देखें अमेरिका हो, इंडिया हो, फिलहाल टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट क्या है एलिटिज्म। अब इतना आपने डिफाइन कर दिया है आपका, अब इसके बाद आपको बताना है क्रिटिसिज्म ऑफ एलिटिज्म। तो आप बताएं अब आपके यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या है, क्वेश्चन का नेचर थोड़ा सा क्रिटिकल है, पॉसिबिलिटी ऑफ रूल ऑफ द पीपल। तो यहाँ पे आपको बताना है एलिटिज्म वर्सेस रूल ऑफ पीपल। तो इससे हम बता सकते हैं कि जो है, जो लॉज बनते हैं वो क्या बनते हैं, एलिट के हिसाब से बनते हैं, रूल जो कॉमन ऑर्डिनरी पीपल है उनके। तो आप इस तरह के 4-6 जो है बहुत ही आसानी से जेनेरिक पॉइंट भी आप इसमें दे सकते हैं, और इस प्रकार से आपका पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये थर्ड क्वेश्चन भी इट इज रिलेटिवली प्रीटी सिंपल, बट ये जो 3 क्वेश्चन का जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बो है, इसको हम अटेम्प्ट इसलिए नहीं कर पाएंगे कि हम देखते हैं कि इसमें एक क्वेश्चन तो प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, दूसरा भी रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड है कह सकते हैं, बट ये तीसरा क्वेश्चन है ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। तो डेफिनेटली हम तभी अटेम्प्ट करें कि जब हमें ये जो कॉम्बो है 3 क्वेश्चन का, तीनों क्वेश्चन अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट ना हो, तब जाके अगर हमको नहीं मिलता तब हमको ऐसे क्वेश्चन पे हाथ लगाना होता है। बट अगर आपको आप देखते हैं कि अगर ऐसा कोई कॉम्बो है जिसमें एक आध क्वेश्चन सही नहीं है, मजा नहीं आ रहा उसमें, तो आप दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं। ऑलराइट, चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला कॉम्बो थर्ड, एग्जामिन द लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट इन कंटेम्पररी पॉलिटिक्स। तो क्वेश्चन प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्वेश्चन इज ऑल अबाउट लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट। तो डेफिनेटली आपको इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना है कि थ्योरी ऑफ स्टेट forms the study of states form the key in political science, in uh, in which the theory of the state, the liberal theory of the state, has become a very prominent model which is adopted worldwide. ये आपको बताना है, 20 नंबर का क्वेश्चन है, आपको विस्तार से बिल्कुल डिटेल में आपको सब चीज बिल्कुल, यू हैव टू बी लाइक जनरस होकर अपने वर्ड्स को, अपने थॉट्स को खोलना है उसमें। अब कैसे आपको बताना है, इसमें आपको बताना है लिबरलिज्म भी 3 प्रकार के होते हैं। क्लासिकल लिबरलिज्म, तो क्लासिकल लिबरल स्कॉलर कौन कौन से थे, लॉक, एडम स्मिथ। तो क्लासिकल लिबरलिज्म ने किस प्रकार के स्टेट की अवधारणा बताई है, उसने बताया हुआ है कि नाइट वॉचमैन स्टेट, मिनिमम स्टेट कैसा हो जो कि मिनिमम इंटरफेरेंस करे, एंड मार्केट एंड राइट टू प्रॉपर्टी, तो क्या करे वो, सुप्रीम दर्जा करे, एंड जस्ट गवर्नमेंट स्टेट इज द सेकेंडरी और सबऑर्डिनेट ऑफ द मार्केट एंड प्रॉपर्टी। सेकेंड है पॉजिटिव लिबरल, पॉजिटिव लिबरल क्या कहते हैं, डेफिनेटली दे वांट अ पॉजिटिव इंटरफेरेंस। तो बात करते हैं क्या, वेलफेयर स्टेट की। इसकी बात करते हैं वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट क्या होता है वो आप बताएंगे, और उसमें आप बता सकते हैं स्कॉलर्स पीएच ग्रीन,
अमर्त्य सेन, जॉन माइनार्ड, कीन्स एटसेट्रा। थर्ड आ जाता है न्यूलिबरल। तो न्यूलिबरल किस प्रकार की स्टेट की बात करते हैं, वो किसकी बात करते हैं? इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट, अगेन दे आर मार्केट सुप्रीमेसिस्ट। किस प्रकार से मार्केट बात करते हैं। फिर आप स्टेट का क्या योगदान होता है, तो मिनिमम टू enforce contract, ensure level playing field। अब इसमें न्यू लिबरल स्कॉलर कौन कौन से हो सकते हैं? हायक, नॉजिक एक्सेट्रा। तो इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन और आपने इसको डेफिनेटली प्रिपेयर किया होगा और आप इसको प्रिपेयर करेंगे और करना ही पड़ता है। देयर इज नो अदर ऑप्शन, यू हैव टू प्रिपेयर इट फ्रॉम योर नोट्स एंड सोर्स, व्हाटएवर सोर्स यू आर रेफरिंग टू। तो फ्रेंड्स चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी, 15 मार्कर क्वेश्चन है। तो डेफिनेटली the question reads, human rights are complex and contested social practice that organize relations between individual, society and state. Comment. So again, it's a pretty straightforward. It is a question on human rights. आप बताएंगे कि what are human rights? So all those rights which are essential for a human existence, they are called human rights. So what are few human rights? सबसे पहले आप बता सकते हैं freedom of expression, freedom of religion, freedom of profession, right to self-determination, religious, cultural, and educational rights, so on and so forth. The first instance आपको कहाँ मिलता है कि देखें, तो चाहे वो अमेरिकन रिवॉल्यूशन हो, चाहे वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो, ये तीनों क्या बात करते हैं? दे टॉक्स अबाउट द राइट्स ऑफ मैन। तो हम देखें तो ह्यूमन राइट का ट्रेडिशन कहाँ है, बट जो प्रोमिनेंट अभी मॉडर्न ह्यूमन राइट है वो कहाँ है? यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ UDHR जो 1948 में साइन हुआ था, यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। ये मॉडर्न ह्यूमन राइट्स को गाइड करता। तो व्हाट आर दिस बेसिक ह्यूमन राइट के बारे में आप इतना डिटेल लिख देंगे। अभी क्वेश्चन स्पेसिफिकली आपसे पूछता है कि डेफिनेटली इट इज अ कंटेस्टेड कॉन्टेस्ट कॉन्सेप्ट। कैसे कंटेस्टेड कॉन्सेप्ट है? अगर हम देखें टेररिस्ट, क्रिमिनल्स, तो इन पे बहुत सारे ह्यूमन राइट ग्रुप्स क्या करते हैं कि ये बात करते हैं, दे एडवोकेट फॉर द राइट ऑफ द टेररिस्ट एंड कम्युनिस्ट सॉरी क्रिमिनल्स, जो कि क्या करते हैं, जो दूसरों के ह्यूमन राइट्स के लिए डेंजर हैं। तो ये इसकी ह्यूमन राइट की जो डेफिनेशन है वो यूनिवर्सल है और आपस में लोग अपने अपने हिसाब से ह्यूमन राइट की डेफिनेशन बताते हैं। तो आप बता सकते हैं इंडिविजुअल के लिए किस प्रकार से। फिर आप देखें सोसाइटी में बहुत सारी ऐसी सोसाइटी है जो कि बिलीफ के वेदर यू आर अ बिलीवर इन दैट और वेदर यू आर नॉन बिलीवर। इफ यू आर अ बिलीवर यू विल एंजॉय राइट, इफ यू आर नॉन बिलीवर इररिस्पेक्टिव ऑफ योर मॉरल वर्च्यू यू विल नॉट बी गिवन दैट राइट। तो बहुत सारी सोसाइटीज हैं जो कि उसके ट्रेडिशंस नॉर्म के हिसाब से अपना और पराया का डेफिनेशन देते हैं। इसके अलावा स्टेट्स तो हमें देखते हैं, अभी हम देखें ह्यूमन राइट क्राइसिस, चाहे म्यांमार में देख लें, चाहे यूक्रेन में देख लें, चाहे मिडिल ईस्ट में देख लें, तो और ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है तो ये क्या, ये एक रिफ्यूजी या माइग्रेंट क्राइसिस को जन्म देता है। और जब नए प्रकार के लोग एक एलियन कल्चर में जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, एलियन कल्चर है जैसे मान लीजिए, तो ये लोग जाते हैं वहां पे क्या हो जाता है, इट लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट। तो ये सिंपल फिलॉसफी है, इसी के अराउंड आपको अपना क्वेश्चन घुमा देना। प्रिटी डिसेंट क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन का जो लास्ट
क्वेश्चन है लास्ट, सी देखते हैं। इंडिविजुअलिज्म इज इनहेरेंट इन हॉब्स एब्सोल्यूटिस्ट आइडियोलॉजी, कमेंट। अगेन फ्रेंड्स 15 नंबर के क्वेश्चन में इट इज प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमको क्या बताना है कि हॉब्स के बारे में बताना है, हॉब्स का बेसिक इंट्रोडक्शन देना है कि हॉब्स कौन था। ही वाज अ पॉलिटिकल फिलोसोफर, ही विटनेस्ड Puritan revolution, which is also known as bloody revolution। अब फिर अगला कोट आपको मानना है लास्की का। लास्की ने क्या कहा था कि एवरी थिंकर इज चाइल्ड ऑफ हिज टाइम, सो इज एप्लीकेबल विद हॉब्स। तो जो हॉब्स के थॉट हैं वो किससे डेवलप हुए हैं? तो हॉब्स के थॉट डेवलप हुए हैं, हॉब्स के जो थॉट हैं, आइडियाज, वो इन्फ्लुएंस हुए हैं उसके टाइम से। इसीलिए आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा, वो एक बहुत अच्छा लिखने में भी ही वाज अ ग्रेट लिटररी पर्सन। तो उसने कहा था आई एंड फियर बॉन्ड टुगेदर। तो ये दिखाता है कि किस टाइप का फियर और उसका सबसे बड़ा डेंजर उस जमाने में क्या था। सबसे बड़ा डेंजर था थ्रेट टू लाइफ। किसी भी पर्सन की लाइफ की कोई गारंटी नहीं थी। तो उसका पूरा का पूरा जो थॉट है वो किस पे बेस्ड है? वो बेस्ड है इंडिविजुअल के लाइफ के प्रिजर्वेशन। तो इंडिविजुअल का मतलब होता है कि जो मैन है वो स्टेट से ऊपर है। सेल्फ इंटरेस्ट, मैन का सेल्फ इंटरेस्ट क्या है? लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, उसका सेल्फ इंटरेस्ट है, वो क्या सुप्रीम है। तो हॉब्स ने बताया कि मैन जो होता है वो कैसा है? वो इंडिविजुअलिस्ट है, वो अपने बारे में सेल्फिश है, जो कि अपने नेचर, उसका नेचर सेल्फिश है, और सोशल ओनली आउट ऑफ नेसेसरी। अब चूंकि उसको लोगों के साथ रहना है तो इसलिए वो सोशल हो जाता है। अदरवाइज प्राइमरी क्या है उसका? नेचर का प्राइमरी वर्च्यू है इंडिविजुअलिज्म। और हॉब्स को हम ये कहते हैं कि वो किसका स्कॉलर है? पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म का स्कॉलर। थोड़ा सा आप बता सकते हैं व्हाट इज पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म? पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म फिलॉसफी ऑफ कैपिटलिज्म। अब हमें देखते हैं कि अभी ये जो टाइम है यहाँ पे हमें देखते हैं कि एमर्जेंट बुर्जुआ क्लास आ रही है। बुर्जुआ क्लास कौन है? वो फ्यूडल लॉर्ड्स के सर्फ्स, जो उनके गुलाम थे, जो उनके सर्वेंट्स थे, अब गांव को छोड़ के कहाँ आ रहे हैं? शहरों की ओर आ रहे हैं, अर्बनाइजेशन कर रहे हैं। और वो किस पे इंगेज हो रहे हैं? ट्रेड में। तो हमें देखते हैं ये जो टाइम है इसमें हम देखते हैं फ्यूडलिज्म का डिक्लाइन होता है और कैपिटलिज्म का राइज होता है। तो ये दिखाता है कि ये जो इंडिविजुअलिज्म है वो उसमें ठीक है, प्यूरिटन रिवॉल्यूशन का इफेक्ट तो है, बट जो उस जमाने का जो ट्रेंड था, कैपिटलिज्म ऊपर हो रहा था, तो वो बताता है। और अकॉर्डिंग टू कैपिटलिज्म का मतलब ये है कि अब जो इंसान, सॉरी, पॉजिटिव कैपिटलिज्म का मतलब ये है कि कोई भी इंसान जो है अपने खुद के एफर्ट से, अपने इंडिविजुअल, अपनी मेरिट्स, अब आप देखें यहाँ पे टर्म आ गया क्या? मेरिट। अपने मेरिट के दम से कमाता है, ना कि वो किसी और रीजन से कमाता है। इसीलिए मैन जो है कि उसको अगर हम ये कहें कि नहीं भाई आपको अपनी इनकम स्टेट को देनी, किसी को देनी है, वो उसको देने की जरूरत नहीं। तो हॉब्स के अकॉर्डिंग जो उसकी राइट टू प्रॉपर्टी है वो सुप्रीम है, वो एब्सोल्यूट है। इसी चूंकि दिस इम्फेसिस, जो कि उसने जो इम्फेसिस दिया है राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी को लेके, जो उसका एक्स्ट्रा इम्फेसिस ऑन दिस एस्पेक्ट, इंडिविजुअल नेचर, नेचुरल एस्पेक्ट ऑफ मैन, ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ही इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअलिस्ट। वो इंडिविजुअलिस्ट में सबसे क्या माना जाता है? ग्रेटेस्ट माना जाता है। चूंकि जाहिर सी बात है 15 नंबर क्वेश्चन है, तो आप इसमें अपना इंडिया का आर्टिकल 21 भी आप ऐड कर सकते हैं। और उसने और भी पॉइंट अगर आप चाहें तो उसमें बता सकते हैं, जैसे उसने लेवियाथन स्टेट की रचना की, स्टेट को ऑल पावरफुल बनाया, बट स्टेट के पास राइट टू लाइफ को वायलेट करने के कुछ ही स्पेशल सर्कमस्टांसेस थे। अदरवाइज राइट टू लाइफ इज सुप्रीम। और राइट टू लाइफ के कारण हॉब्स ने ये कैविएट, ये क्राइटेरिया रखा कि एक मैन जो कि कॉवेनेंट में आ रहा है,
ट्रीटी में आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है, उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर सकता है जब अगर स्टेट या लेवियाथन उसकी प्रॉपर्टी को, उसकी लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी की रक्षा करने में अगर वो फेल हो जाता है। तो हमें देखें, हमें लगता है कि हॉब्स एब्सोल्यूट स्टेट की बात करता है, बट अगर हमें देखें तो उस एब्सोल्यूट स्टेट के बिहाइंड में क्या है, इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल के सेल्फ इंटरेस्ट है, इंडिविजुअल का थॉट है, इंडिविजुअल के राइट्स एंड उसकी नीड्स हैं। तो हम ये कहें कि एब्सोल्यूटिस्ट तो है, ही इज एब्सोल्यूटिस्ट, एट द सेम टाइम ही इज इंडिविजुअलिस्ट। एंड इंडिविजुअलिज्म सॉरी एब्सोल्यूटिज्म के जो पीछे की फिलॉसफी है वो क्या है, इंडिविजुअलिज्म है। द फिलॉसफी बिहाइंड एब्सोल्यूटिज्म इज इंडिविजुअलिज्म। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, तो अधिकतर लोगों ने इसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। ये 3 कॉम्बो क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड थे फ्रेंड्स। ये अब हम अगला कॉम्बो देखते हैं जो कि 4th है, 3 क्वेश्चन का कॉम्बो है। तो उसका पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर अम्बेडकर्स आइडिया ऑफ सोशल जस्टिस लीड्स टू इगैलिटेरियन जस्टिस एज कंपेयर टू Rawls justice of fairness, which aims at the notion of pure procedural justice. Comment. तो फ्रेंड्स ये भी अपने टाइप का एक यूनिक क्वेश्चन है। यूनिक कैसे है कि पहला, डॉक्टर अंबेडकर हमारे सेक्शन ए के सिलेबस में है। हमेशा हमें देखते हैं डॉक्टर अंबेडकर का गांधी के साथ कंपैरिजन आता है कि व्हाट आर द गांधीज एंड अंबेडकर। दूसरा, रॉल्स भी हमारे सिलेबस में है, पर रॉल्स का हमेशा कम्युनिटेरियन क्रिटिक पूछा जाता है, लिबर्टेरियन क्रिटिक पूछा जाता है, सोशल लिबरल और भी आप देखें। इसके बाद आप देखें एंटाइटलमेंट थ्योरी, तो वो भी रॉल्स का ही क्रिटिसिज्म है। तो यूजुअली ये देखा जाता है रॉल्स का क्रिटिसिज्म हम वेस्टर्न स्कॉलर्स के, वेस्टर्न थॉट के हिसाब से ही करते हैं, और अंबेडकर का कंपैरिजन किसके साथ आता है, गांधी के साथ आता है। बट अब यहाँ पे देखें, विडंबना ये है कि यहाँ पे अगर हम देखें तो क्वेश्चन का एसेंस जो है वो ये कह रहा है कि रॉल्स की थ्योरी का क्रिटिसिज्म अंबेडकर की थ्योरी, मतलब अंबेडकर, हालांकि दोनों दे आर टू डिफरेंट एंटिटीज। जब रॉल्स ने अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस दी थी 1971 में, तो उस टाइम डॉक्टर अंबेडकर तो 1954 में ही वो चले गए थे। तो हमें देखते हैं वो उनकी थ्योरी को इससे रिफ्यूट किया जा रहा है, इससे कंपेयर किया जा रहा है। तो एक तरीके से कहते हैं अंबेडकर क्रिटिसिज्म। अगर अंबेडकर रॉल्स की थ्योरी को देखते तो वो क्या क्रिटिसाइज करते, तो क्वेश्चन ये है कि रॉल्स की थ्योरी का हमको बताना है अंबेडकर की थ्योरी के साथ कंपैरिजन करके, या उसका क्रिटिसिज्म बताना है। देखिए डेफिनेटली 20 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले चूंकि डॉक्टर अंबेडकर के बारे में दिया गया है तो, और डॉक्टर रॉल्स के बारे में दिया हुआ है, तो हमको इंट्रोडक्शन क्या बनाना पड़ेगा, दोनों को मिला के बताना पड़ेगा कि डॉक्टर अंबेडकर एंड रॉल्स आर द 2 prominent political philosopher, and Dr. Ambedkar was a politician of 20th century. They both have, definitely they both have great impact or very significant impact in the study of the justice in the political philosophy. तो इंट्रोडक्शन कर दिया। अब आपको बताना है डॉक्टर अंबेडकर के जो जस्टिस है। तो अंबेडकर जी का जस्टिस क्या है, अंबेडकर जी क्या थे, कॉन्स्टिट्यूशनल। अंबेडकर जी की अप्रोच क्या थी, कॉन्स्टिट्यूशनल था, लीगल अप्रोच था स्टेट के द्वारा। तो हम ये कह सकते हैं अंबेडकर जी का है पॉजिटिव लिबरल कह सकते हैं उनको। उनका ये था कि स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए क्या प्रोवाइड किया जाए, सोशल जस्टिस थ्रू अफर्मेटिव एक्शन। और ये क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इक्वालिटी ऑफ आउटकम। इसका ऑब्जेक्टिव है 2 चीज। ये जो थी डॉक्टर अंबेडकर का पूरा उद्देश्य है। दूसरा, अब आप देखते हैं रॉल्स। तो रॉल्स की थ्योरी क्या है, इट्स अ आइडिया। वो कभी प्रैक्टिकली क्या है, इंप्लीमेंट नहीं हुई। रॉल्स ने जस्टिस बताया, जस्टिस इज फेयरनेस।
कि फेयर ट्रीटमेंट करना है। तो डॉक्टर अंबेडकर का क्या था, मोर देन फेयरनेस, पॉजिटिव इंटरवेंशन, पॉजिटिव ट्रीटमेंट, पुश, यहाँ पे ये है। तो हम ये देखते हैं कि रॉल्स का जो फिलॉसफी है, आप रॉल्स की पूरी थ्योरी बताएं किस प्रकार से जस्टिस होता है। अब जो हमारा हमने आपने रॉल्स की थ्योरी बता दी, उसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या है, कंपैरिजन है ना, अंबेडकर एंड रॉल्स। तो पहला, अंबेडकर खुद उस कम्युनिटी से आते हैं जो क्या है, विक्टिम, और रॉल्स बात करते हैं ओरिजिनल पोजीशन की। और जाहिर सी बात है कि अगर कोई थ्योरी ऑफ जस्ट बनाई जाती है तो ओरिजिनल पोजीशन, अगर अंबेडकर जी को देखें, उन्होंने वो डिस्क्रिमिनेशन तो खुद उन्होंने सहा है, उसको भोगा है, तब जाके वो बता रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि अंबेडकर जी की थ्योरी क्या है, प्रैक्टिकल है, और ये जस्ट क्या है, थ्योरेटिकल एंड प्रोसीजरल। इसके अलावा और क्या पॉइंट हो सकता है, इसके अलावा हम देख सकते हैं कि अंबेडकर की थ्योरी जो है लिटरली अभी भी हमारे यहाँ प्रैक्टिस हो रही है। अभी भी हमारे यहाँ हम देखते हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड कास्ट को एफर्मेटिव एक्शन मिला हुआ है, ईडब्ल्यूएस अभी जोड़ दिया गया है। बट हमें देखें रॉल्स की थ्योरी की अमेरिकन पॉलिटी में उसका यूज ही नहीं हुआ है, इट्स जस्ट अ थ्योरी। और हमें देखते हैं अंबेडकर की थ्योरी, अंबेडकर जी की थ्योरी जो है बहुत इफेक्टिव है। इसकी क्रिटिसिज्म अगर हम क्रिटिक्स देखें तो ऑलमोस्ट बहुत जीरो क्रिटिसिज्म है इसका। बट हम देखें रॉल्स की थ्योरी, तो रॉल्स की थ्योरी को बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया है, कम्युनिटेरियंस लोगों ने किया है, लिबर्टेरियंस ने किया है। और कहीं ना कहीं ये दिखाई देता है रॉल्स के उससे कि ये कहीं ना कहीं लिबरलिज्म को प्रिवेंटिंग एंड डिफेंडिंग लिबरलिज्म। जो लिबरलिज्म है, मार्केट एक्सप्लॉइटेशन है, क्लास इत्यादि है, इनको क्या कर रहे हैं रॉल्स, इनडायरेक्टली डिफेंड कर रहे हैं। बट अंबेडकर जी के ऊपर ये नहीं, उन्होंने उन्होंने जो सिस्टम था, एग्जिस्टिंग सिस्टम था, उसको क्या किया, उसको स्टेटस क्वो को चैलेंज किया है। और वो सीधे क्या बात करते हैं, एनिलिएशन ऑफ कास्ट की बात करते हैं। तो ये पूरा आपको इस क्वेश्चन में आपको जो लिखना है वो पूरा आप, ये पूरी फिलॉसफी होनी चाहिए और ये अप्रोच होनी चाहिए। और फिर आप के बारे में लिख सकते हैं कि अंबेडकर हैज द इम्पैक्ट ऑन 1.3 बिलियन strong people of India, whereas Rawls is restricted to just through the academic libraries and classroom discussion, nothing more than that. So कोई impact नहीं है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। वेरी अच्छा क्वेश्चन है और डेफिनेटली इसमें आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और प्रिपेयर हो सकते हैं। बट हाँ, क्वेश्चन पूरी तरह से यूनिक है। अभी तक आप, जैसे मैंने बताया कि ये ट्रेंड अंबेडकर और गांधी के साथ पूछते हैं, रॉल्स और कम्युनिटेरियन, लिबर्टेरियन, इस तरह के एंटाइटलमेंट थ्योरी के साथ साथ ये सारी चीजें हम देखते हैं। बट ये इट्स एब्सोल्युटली न्यू स्टफ। और हमें देखें, हमने सेक्शन 1 को अभी पूरी तरह से एनालाइज किया है, तो हमें देखते हैं कुछ नए प्रकार के बाउंसर्स क्वेश्चन है। और डेफिनेटली इस प्रकार के क्वेश्चन जब आप पिच में होते हैं या जब आप एग्जाम हॉल में आप खेल रहे होते हैं, व्हाइल यू आर प्लेइंग इनटू द पेपर, तो डेफिनेटली ये आपके मेक इट और ब्रेक इट सिचुएशन में डिपेंड करता है। बट डेफिनेटली आपने सब पढ़ा हुआ है, दिमाग को कूल रखना है और पेपर को कई बार पढ़ना है और आसानी से पेपर आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं आप, बाकी तो फिर आपकी मेहनत और आपके लक के ऊपर है कि आप कितना अच्छा स्कोर करते हैं। बट प्रिपेयर इस तरह से किया जा सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं इस कॉम्बो का। तो क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, द पंचायत विद ग्राम सभा शुड बी सो ऑर्गेनाइज्ड एज टू आइडेंटिफाई द रिसोर्सेज लोकली अवेलेबल फॉर द डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। एग्जामिन द स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्राम स्वराज। तो भाई देखिए, अगेन ये अनएक्सपेक्टेड है, सेक्शन ए में ये बाउंसर है। तो हम देखते हैं सेक्शन ए में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेक्शन ए में हम देखते हैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट में गांधी जी हैं, और गांधी जी के कॉन्सेप्ट है ग्राम स्वराज, उनका कॉन्सेप्ट है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि गांधी का ग्राम स्वराज को इलैबोरेट करो। बट यहाँ पे ये क्वेश्चन है पंचायती राज के ऊपर, और वो किस तरह से बेटर
मतलब हाउ कैन बी इम्प्रूव हो सकता है, उसमें सजेशन दिया हुआ है कि ऐसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए ताकि रिसोर्स लोकली यूज हो। तो डेफिनेटली लोकल वाला ही था, बट एनीवेज ये क्वेश्चन जो है सेक्शन ए में वारंट नहीं करता, ये है सेक्शन बी का क्वेश्चन, पंचायती राज का। बट सिंस ये आ गया है, आई डोंट नो किस हिसाब से पेपर आप देखें, आपने ऊपर आपने देखा होगा 10 मार्कर में आपको एक कल्चरल रिलेटिविज्म मिला, तो वो तो एंथ्रोपोलॉजी सोशियोलॉजी क्वेश्चन है। पॉलिटिकल साइंस में तो माइनर उसका इंट्रोडक्शन है, तो भी मल्टीकल्चरलिज्म में, तो डायरेक्टली उसका पूछना ठीक है, चलो बन जाता है, बट यहाँ पे तो सीधे सेक्शन बी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एनीवेज, अब कोई विकल्प हमारे पास नहीं है, तो हम इसको देखते हैं करना कैसे है इसको। तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आप दोबारा पढ़ेंगे तो इसमें होगा कि ये बताना ग्राम सभा को कैसे यूटिलाइज, कैसे इसको ऑर्गेनाइज किया जाए ताकि जो लोकल रिसोर्सेज हैं, लोकल रिसोर्स हैं, तो उनका एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री में उसका रिसोर्स यूज किया जा सके। तो अब आप देखें किस प्रकार से, अब इसमें क्या क्या आइडियाज क्या हम इसमें देख सकते हैं। तो पहला अगर हम आप देखें तो अभी हमने देखा होगा कि कलेक्टिव ओनरशिप या जॉइंट होल्डिंग या लैंड पूलिंग, और एक और अभी आपने देखा हो रिसेंटली फार्म लॉज आए थे, 3 फार्म लॉज जिनको रिपील कर दिया गया है, उनको रिपील कर दिया गया। तो उसमें एक टर्म था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो सबसे बड़ा जो फ्लॉ था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में है, प्राइवेट कंपनी के बीच में है और फार्मर्स के बीच में, और यही सबसे बड़ी बोन ऑफ कंटेंशन बन गई थी। अब अगर हम देखें यहाँ पे एक यूनिक इनोवेटिव आइडिया हमारे दिमाग में आता है, उसको जरा डिस्कस कर लेते हैं। तो आइडिया ये है फ्रेंड्स कि अगर हम ये कॉन्ट्रैक्ट करने की पावर किसको दे दें, ग्राम सभा को दे दें, और ग्राम सभा जॉइंटली ये डिसाइड करे कि कितना लैंड पूल करना है, कौन सी फसल बोनी है और किस कमर्शियल एंटिटी या एंटरप्राइज से कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे हम देखें जो लोकल ग्रास रूट डेमोक्रेसी है वो स्ट्रेंथन हो रही है। सेकेंडली, अगर हम ग्राम सभा को इंक्लूड करते हैं तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाता है, जो हम देखते हैं जो लैंडेड एलिट्स हैं उनकी संख्या रिलेटिवली कम है, बट जो मासेस हैं उनकी संख्या ज्यादा है। पर ग्राम सभा में तो मेजोरिटी के हिसाब से डिसीजन लिया जाता है, और गांव का हर वयस्क आदमी 18 साल से ऊपर क्या होता है, उस ग्राम सभा का मेंबर होता है। तो ये पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो रहा है। दूसरा, पूरे गांव की सहमति ली गई है इसमें, तो ये कोई ये नहीं कहा सकता कि भाई इसमें चीटिंग है, इसमें अनफेयर प्रैक्टिस हो रही है। तो ये अगर हम देखें ग्राम सभा को अगर इस प्रकार से ऑर्गेनाइज करें तो हम देखते हैं सबसे कलेक्टिव फार्मिंग है, तो वहां पे इंडस्ट्री लग सकती है। इंडस्ट्री जैसे मान लीजिए कि अभी आपने देखा हो पोटैटो फार्मर्स है, तो पोटैटो फार्मर्स ये करेंगे एक पर्टिकुलर टाइप को पोटैटो बोएंगे तो उस गांव के क्या लग जाएगी, चिप्स की फैक्ट्री लग जाएगी या नमकीन की फैक्ट्री, स्नैक्स की फैक्ट्री लग जाएगी। अगर हम देखें फ्रूट्स तो ड्रिंक्स, जूसेस, तो फैक्ट्री। अभी इंडिया की प्रॉब्लम क्या है, इंडिया में अगर हम देखें, इंडिया में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो कैसा इंडस्ट्रियलाइजेशन है, स्क्यूड है, क्रूड है। ये इंडस्ट्रियल यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, फिर कुछ यहाँ पर है। तो और इसका कारण क्या होता है, लोग क्या होते हैं गांव से यहाँ पे माइग्रेट करते हैं, तो इट लीड्स टू हेल लॉट ऑफ अर्बनाइजेशन प्रॉब्लम। तो ये अगर हम इस प्रकार से ग्राम सभा के थ्रू रिसोर्सेज को इस प्रकार से मोबिलाइज करेंगे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होगा, इंडस्ट्री डिसेंट्रलाइज होगी। इंडस्ट्री क्या होगी, डिसेंट्रलाइज होगी, और इंडस्ट्री डिसेंट्रलाइज होगी तो लोगों को जॉब्स जो है उनके गांव में मिल जाएंगे। आप देखें आदिवासियों को छत्तीसगढ़ से, झारखंड से बंबई दिल्ली में मजदूरी करने, घर में झाड़ू पोछा लगाने
नहीं जाना पड़ेगा उनको, उनके गांव में मिल जाएगा। जाहिर सी बात है, बंबई में 500 रुपए आप दिन का कमा रहे हैं, अपने गांव में अगर आप 200 रुपए भी कमाते हैं तो आप सम्मान के साथ जिंदगी जीते हैं। तो यहाँ पे ये स्ट्रीम ऑफ थॉट दिया जाता है। तो इस थीम को ही आप क्या कर सकते हैं, इसी थीम के अराउंड आपको इस आंसर को एलैबोरेट करना है। और जाहिर सी बात है, फिर आप अब डेफिनेटली आप अपना पेपर 1 का सेक्शन 2 का नॉलेज बता सकते हैं। तो फिर अभी पंचायती राज में चैलेंजेस क्या है, तो 3 है, फंड, फंक्शंस एंड फंक्शनरीज। आप बता सकते हैं किस प्रकार से प्रॉब्लम है। रिसोर्सेस नहीं है। फाइनेंस पावर जो क्या है, फाइनेंस किसके ऊपर है, वो डीस एंड डिवॉल्यूशन के ऊपर, फाइनेंस कमीशन डिवॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड, मतलब सरकार के ऊपर देखना होता है। प्लस ब्यूरोक्रेटिक इंटरवेंशन, किसी भी जिले में डीएम, एसडीएम, तहसीलदार लोग पंचायत सरपंचों के ऊपर क्या करते हैं, पूरा फोकस करते हैं। गांव में अगर आप देखें तो पंचायत सरपंच और पंचायत सचिव और रोजगार सहायक होता है। सारी पावर, पैसे निकालने की पावर सब किसके पास होती है, पंचायत सचिव के पास। पंचायत सचिव किसको रिपोर्ट करता है, बीडीओ को रिपोर्ट करता है। तो सरपंच एक तरीके से उसके जो पॉलिटिकल अथॉरिटी होती है कहीं ना कहीं वो अंडरमाइन हो जाती है, जो कि एक पूरे गांव की कलेक्टिव विल। सरपंच इज नॉट अ वन पर्सन, सरपंच इज एन इंस्टीट्यूशन विच इज अ कलेक्टिव विल ऑफ दैट एंटायर सिटीजनरी ऑफ दैट विलेज। तो इस हिसाब से हम इसको देख सकते हैं। बट अगेन आप इसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फिर डेफिनेटली ये सारी बात करेंगे तो शुरुआत में आपको गांधी का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेटली सेक्शन ए है, यहाँ पे आप कर सकते हैं। अगर आप नहीं भी कर पा रहे हैं तो अगर आप आइडिया जो है कॉन्क्रीट रहता है तो आपका जो है काम उसमें चल जाएगा। एनीवेज, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि सी है, एग्जामिन द एंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो फ्रेंड्स एंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस किसने दी है, रॉबर्ट नॉजिक ने। रॉबर्ट नॉजिक क्या थे, ही हिमसेल्फ इज अ लिबर्टेरियन, ही इज अ लिबर्टेरियन। और इनकी जो फिलॉसफी थी, जो ये थ्योरी है एंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस, एंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस, वो उनकी किताब जो कि 1974 में पब्लिश हुई थी, उसका नाम है अनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया। फ्रेंड्स जानने की बात इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जॉन रॉल्स की 1971 में किताब आई थी, द थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो नॉजिक की जो एंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस है, वो रॉल्स का जो जस्टिस है, फेयरनेस है, वो उसका क्या है, इट इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ, यू कैन से हियर, क्रिटिसिज्म ऑफ रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो ये आपको इतना बेसिक जानना है। अब चूंकि रॉबर्ट नॉजिक लिबर्टेरियन है और डेफिनेटली वो किसकी बात करते थे, मिनिमल स्टेट की बात करते थे। उनका मानना था कि पॉवर्टी जो है वो एक्वायर्ड है। और अगर हम और इसको देखें तो रॉल्स की जो थ्योरी थी, रॉल्स थ्योरी कंप्राइज लिबर्टी फॉर द सेक ऑफ लिबर्टी, मतलब वो लिबर्टी जो है लिबर्टी के हिसाब से रॉल्स दे रहे थे। इट गोज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। तो नॉजिक को ये लगा कि जो रॉल्स की थ्योरी है वो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी के अगेंस्ट है। तो और उनके हिसाब से अगर देखें, रॉल्स ने कहा था कि क्या करना है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लगाना है। कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब ये होता है कि rich should pay more tax and that tax should be used to run a kind of welfare state which will distribute the resources to poor. तो नॉजिक ने ये कहा कि it should not be like that, एक तरीके से कह सकते हैं। इसके अलावा और भी हम इसमें इसको डिटेल आपने पढ़ा होगा इसको, और डिटेल में अगर हम कुछ और फैक्ट्स दिखा सकते हैं, तो नॉजिक का ये भी मानना था कि जिस प्रकार से सद्दाम हुसैन ने क्या किया, जब उसके ऊपर खतरा आ गया तो उसने ऑयल वेल्स में क्या लगा दी थी, ही पुट फायर, इट पुट ऑयल वेल्स ऑन फायर। इससे क्या हुआ कि रिसोर्स, ऑयल क्या ग्लोबल रिसोर्स है। तो इस बेसिस पे नॉजिक ने ये कहा कि कोई ग्लोबल पुलिसमैन
जैसे यूएसए, ग्लोबल पुलिसमैन जैसे यूएसए, वो क्या करे, इंटरवीन करे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इट इज अ काइंड ऑफ द प्रीकर्सर ऑफ न्यूलिबरलिज्म। और हम ये देख सकते हैं कि नॉजिक की जो लिबर्टेरियन फिलॉसफी है, जो कि एंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस है, वो कहीं ना कहीं न्यू लिबरलिज्म और रोल बैक ऑफ वेलफेयर स्टेट की बात कहीं ना कहीं शुरुआत, हालांकि इस थ्योरी के 10-15 साल बाद वो चीजें एमर्ज होती, बट इसके सीड्स यहाँ से हमको दिखाई देते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने देखा कि सेक्शन ए को हमने पूरी तरह से डिस्कस कर लिया। आपने इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज नोट की होंगी, कुछ क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट कई क्वेश्चन एकदम यूनिक नेचर है। और अगर हम देखें, इससे पहले वो उस तरह के क्वेश्चन नहीं आए थे। कॉमन टेंडेंसी हमारे अंदर ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं, बट कुछ हमको, जब हम रिसोर्सेज को पढ़ें, अपने क्लास नोट्स के अलावा हमको क्या करना पड़ेगा, हमको स्टैंडर्ड बुक्स को भी रिफर करना पड़ेगा। जैसे फॉर पॉलिटिकल थ्योरी, एंड्रू हैवुड एंड ओपी गौबा जैसी बुक्स को हमको यूज करना पड़ेगा। और अपने जो नोट्स हैं, हमारे जो क्लास नोट्स हैं, जो कि हम कोचिंग से मिलते हैं, उन क्लास नोट्स में हमको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा। और डेफिनेटली इस तरह के क्वेश्चन तो हमको टैक्टिकली डील करना है, तो वी शुड हैव सम कंटेंट सो दैट वी कैन डील द क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, हमारे इस सेशन से जुड़े रहिए। आगे हम फ्यूचर के आने वाले डेज में हम सेक्शन बी और पूरे इस साल के 22 के पेपर को हम इस तरह से पूरा हम एनालाइज करेंगे अच्छे से। तो फ्रेंड्स, आप लोग ने ये वीडियो देखा, इसके लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद हूँ। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने सभी दोस्तों को जो है इसको शेयर करें। और ये बताएं कि हमारे इंस्टीट्यूट से आप जुड़ सकते हैं। हमारे यहाँ आंसर राइटिंग के प्रोग्राम चलते हैं। हमारे आंसर राइटिंग पॉलिटिकल साइंस, मेडिकल साइंस, सोशियोलॉजी, अदर सब्जेक्ट्स के डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलता है, जहां पर हम एक्सपर्ट मेंटर के थ्रू पर्सनल 1-to-1 गाइडेंस देते हैं, जो कि मार्केट में अवेलेबल नहीं। इसके अलावा हमारे यहाँ जीएस के लिए जीएस की मेंटरशिप प्रोग्राम और टेस्ट सीरीज भी हमारे पास अवेलेबल है। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वेबसाइट पर जाके हमारे दिए गए नंबर्स पे इंक्वायरी करें, और आपके डाउट्स डेफिनेटली जो है सॉल्व होंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।